हेलो। और भाई कैसा है? मत पूछ भाई, फटी पड़ी है। क्यों, क्या गलत हो गया? ये पूछ क्या गलत नहीं हुआ। अच्छा, क्या गलत नहीं हुआ? अब झंडे भाई जिंदगी। आज सुबह उठा तो पैर दरवाजे से टकरा गया। रास्ते में जा रहा था, कबूतर ने हक दिया। उठना भी काफी नहीं था। 12 बजे मैसेज आता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना भूल गया। डेट निकल गई, घर की बिजली चली गई। फोन का भी डिस्प्ले आज ही खराब होना था। हेलो हेलो, रोहित तो सुन रहा है? हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोलना बोलना, सुन रहा हूँ। हाँ तो मैं ये कह रहा था। हेलो हेलो हेलो। जब देखो तब रोता रहता है, सारा मूड खराब कर दिया। ओके दोस्तों, बुक एंड साइंस वापस आ गया है एक और नए वीडियो के साथ। पिछला टॉपिक हमने अधूरा छोड़ दिया था, व्हिच वाज अबाउट एटीट्यूड बेस्ड ऑन द बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड में क्या फर्क है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी क्यों है, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के 8 ऐसे स्टेप्स जिसमें से 3 हमने डिस्कस किए थे, और आज हम बाकी के 5 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे देखिए, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बुक एंड साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, और इसी के साथ किताब यात्रा शुरू करते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दे। दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया है, बहुत बार कुछ ऐसे ऐसे वाहियात गाने बनते हैं जिनको सुनते ही गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो गाना ट्रेंड में होता है और हर जगह बज रहा होता है और आप उसे हर जगह सुन रहे होते हैं, इसीलिए कुछ दिन बाद जाने अनजाने में ही सही आप वही गाना गुनगुना रहे होते हैं। तब भी अगर कोई आपसे आके पूछ ले कि ये गाना कैसा लगता है, तब भी आप वही जवाब देंगे कि वाहियात, बट फिर भी आप उसे गुनगुना तो रहे थे। हुआ है ना आपके साथ ऐसा? इसी तरह दोस्तों, हम दिन में किस तरह के वर्ड्स बार बार यूज करते हैं, इसका हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। टॉम हॉपकिंस ने कहा है, रिपीट एवरीथिंग ऑफन enough and it will start to become you। किसी भी चीज को बार बार दोहराने से आपकी एटीट्यूड वैसी ही हो जाती है। ऐसा अक्सर होता है दोस्तों कि हम मजाक मजाक में कह देते हैं कि यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ये मेरे बस का नहीं है। कॉलेज के बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम से पहले दोस्तों को कूल दिखने के लिए मजाक में कह देते हैं, भाई आज तो मैं कुछ नहीं पढ़ा, कुछ समझ में आया ही नहीं, आज तो पक्का फेल होऊंगा। ऑफिस जाने वाले लोग शाम को चाय पे गपशप मारते वक्त बोलते हैं, ब्रो आई हेट माय जॉब यार, क्या घटिया लाइफ है, मजा ही नहीं आ रहा। धीरे धीरे ये सारी बातें हमारे दिमाग में डीपली इनग्रेन हो जाती है, और अगर ये सच ना भी हो फिर भी धीरे धीरे हमें ये बातें सच लगने लगती है। अगर यही बातें आप ना कहते तो शायद इसका उतना असर आपके दिमाग पर नहीं होता। दोस्तों, मेरा एक कॉलेज का दोस्त है, जब हमने एमबीए के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया तो शुरू में वो हर बात पे बोलता था, भाई कितना मजा आ रहा है। शुरू में तो हम सब सुन के हंस देते थे, बट धीरे धीरे वो शब्द हमें कानों में चुभने लगे। पूरे दिन असाइनमेंट्स हो रहे थे, क्लासेस चल रही थी, बहुत कुछ पढ़ना था, बहुत बड़ा सिलेबस था, रात रात भर जाग के मॉक्स के लिए पढ़ना, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना, इन सब मेहनत के बीच में भाई के मुंह से बस एक ही बात निकलती थी, भाई बहुत मजा आ रहा है। बट बाद में हमें पता चला कि तकलीफ तो उसे भी हो रही थी। नींद पूरी ना होने की वजह से बीच क्लास में सो जाता था तो टीचर की डांट भी पड़ती थी। असाइनमेंट्स करते वक्त थकान से हाथ कांपते थे उसके, न जाने कितनी बार वो बीमार भी हुआ, बट फिर भी भाई के मुंह से बस यही निकलता रहा, भाई बहुत मजा आ रहा है। बट हमें समझ नहीं आता था कि उसे क्लास में इतनी नींद क्यों आती थी। हम सब साथ पढ़ते थे तो फिर उसकी ही तबीयत इतनी ज्यादा खराब क्यों होती थी। एक दिन हमने चुपके से जाके चेक किया तो मालूम पड़ा कि वो हमारे साथ तो पढ़ता था ही, बट जब हम सब थक के जाके सो जाते थे तो वो रूम में जाके और एक्स्ट्रा मेहनत करता था। जब हमने उसे बाद में पूछा कि भाई तू इतनी ज्यादा मेहनत कैसे कर लेता है, तो उसने जवाब में भी यही बोला, भाई मेहनत की तरह मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बाद में कैट के स्कोर में हमारे ग्रुप में हम सबसे ज्यादा मार्क्स तो वो लाया ही। IIM अहमदाबाद जो टॉप मोस्ट कॉलेज है उस एग्जाम का, उसमें एडमिट भी हुआ। दोस्तों, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग भी यही फॉर्मूला यूज करते हैं। विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब भी वो मैच से पहले नर्वस होते हैं तो अपने आप को यही दोहराते हैं, आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो रोज सुबह उठकर अपने आप से कहते हैं, आई एम द बेस्ट। इससे उन्हें दूसरों से ज्यादा मेहनत करने की ताकत मिलती है। हॉलीवुड स्टार ड्वेन जॉनसन रोज सुबह उठकर खुद से कहते हैं, एट द एंड नो वन विल आउटवर्क मी, नो वन। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि दिन भर में पॉजिटिव बातें बोलना कितना जरूरी है। कैसे हो? दोस्तों, रोज हमसे कोई ना कोई ये सवाल जरूर पूछता है, कैसे हो? कभी आपने ध्यान दिया है कि आप उसका क्या जवाब देते हैं? क्या आप ऐसे जवाब देते हैं, बहुत बुरा भाई, या फिर क्या बताऊं यार, या फिर पूछ मत भाई, या फिर मूड खराब है यार, या फिर कुछ सही नहीं है यार, या फिर आप कुछ ऐसे जवाब देते हैं जैसे ठीक ठाक हूँ, जिंदा हूँ यार, काफी है, जैसा था वैसा ही हूँ, लटक रहा हूँ, चल रही है जिंदगी, या फिर आप कुछ ऐसे जवाब देते हैं, अरे झकास, एकदम मस्त, जबरदस्त, सब बढ़िया ब्रो। तो दोस्तों, आप खुद बताइए कि इन 3 अलग अलग तरह के रेस्पॉन्सेस से आपको कौन सा रेस्पॉन्स सुन के ज्यादा एनर्जी महसूस हुई, ये वाली ना? तो आप खुद सोचिए दोस्तों, आप किस तरह के लोगों को अपने आसपास रखना पसंद करेंगे, जो ऐसे रिस्पॉन्सेस दे, ऐसे या फिर ऐसे। जैसा कि हमने पहले जाना कि हमारे शब्दों का हमारे दिमाग पे, हमारे एटीट्यूड पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए जब भी हमें कोई पूछता है कि क्या हाल है, क्या कैसे हो, या दिन कैसे जा रहा है, तो हम जैसा जवाब देते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी ही हो जाती है, और हमारा मूड भी। अगर आप नेगेटिव रिस्पॉन्सेस देते हो तो आपके कंधे डाउन हो जाते हैं, आपका सर नीचे हो जाता है, और आपकी बॉडी एक डिप्रेस्ड पोज में चली जाती है। जबकि अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो तो आपकी छाती चौड़ी, बाहें फैली हुई और सर ऊंचा हो जाता है, और आप और भी ज्यादा एनर्जी से भर जाते हो। कंप्लेन करना बंद करें। और भाई क्या कर रहा? कुछ नहीं भाई, ऐसे ही बैठा हूँ। तो चल के घूम के आते हैं। अबे नहीं यार, क्या हुआ, ऐसे डाउन क्यों है भाई? क्या बकवास दिन है यार, ये क्या मौसम किया है आज का, हट, मजा नहीं आ रहा। हाँ बेटा, तेरे लिए भी मौसम अलग आएगा ना। और भाई क्या हाल, सब बढ़िया? बस मूड ठीक नहीं है यार, बाकी सब सही। क्यों मूड ठीक नहीं है? अरे सुबह सुबह लैपटॉप खराब हो गया यार, तो जा रिपेयर करा के ला। अबे कौन जाएगा अभी, तो कहाँ, छोड़ना।
और भाई कैसा है? अब क्या हुआ? पेट खराब है यार, मरोड़े उठ रहे हैं। तू दवाई ले ले, डॉक्टर को दिखा दे। अबे हट नौटंकी। दोस्तों कैसा लगता है जब आप किसी से मिलते हो और मिलते ही वो कंप्लेंट्स की बारिश कर देता है, दिन को लेके, तबीयत को लेके, छोटी छोटी चीजों को लेके। और मजा तो तब आता है जब ऐसे लोगों को अपने जैसा ही कोई मिल जाता है। भाई मैं तेरे को क्या बताऊं यार, वो पैर मुड़ गया था यार, एक हफ्ते से इतना दर्द हो रहा है ना यार, मैं क्या बताऊं, बर्दाश्त के बाहर है। भाई तू पैर दर्द की बात कर रहा है, भाई मेरा एक बार यहाँ ऑफिस में बैठे बैठे बैक पेन हो गया था भाई, इतना दर्द हुआ ना, 1 महीने तक बर्दाश्त नहीं किया। तेरा पैर दर्द तो कुछ भी नहीं है भाई, मेरा दर्द होता ना तेरे को तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। कभी कभी तो दोनों को इसमें मजा भी आता है और लंबी चौड़ी डिस्कशन चलती है कंप्लेंट्स को लेके। यार मैं कितने दिन से ट्राई कर रहा था ऑफिस का वो विंडो सीट लेने के लिए, कितना बोला मैनेजर को यार, क्या सही व्यू आता है यार वहां से, बट इतना बोलने के बाद भी उस शशांक को मिल गया यार, दिमाग घूम गया देखते। अरे ब्रो क्या बताऊं तुझे, अपना मैनेजर ना है ऐसा, मेरे को पेंट्री के पास वाला सीट चाहिए था, इतना चक्कर काटा, बट फिर भी वो कल की आई लड़की स्नेहा को दे दिया उसने। गंदा मैनेजर है भाई अपना, गंदा। ऑदर इसको बोलते हैं कंप्लेंट्स एस्केलेशन। और ये डिस्कशन इतनी जल्दी नहीं रुकती, कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स चलते रहते हैं। बट क्या इससे कुछ फायदा होता है? माना की बात करके आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हुआ, बट क्या आपकी एटीट्यूड उसके बाद पॉजिटिव रहती है? क्योंकि उसके बाद हर छोटी छोटी चीजों में चिड़चिड़ करने का एटीट्यूड बन जाता है। कंप्लेंट्स के बारे में इतना डिस्कस करने से प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि हम छोटी छोटी चीजों को बात करके इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं कि छोटी प्रॉब्लम्स भी हमें बड़ी लगने लगती है। अगर हम ऐसी छोटी छोटी चीजों पे कंप्लेन करने लग गए तो जब एक्चुअल कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो उससे डील करने की ताकत कहां से आएगी? यार मेरा लैंडलॉर्ड बहुत किचकिच करता है यार, मेरे पीजी में खाना अच्छा नहीं मिलता ब्रो, ट्रैवल में बहुत टाइम जाता है भाई, अरे अपना रूम बहुत छोटा है यार, घर के सामने का रास्ता बहुत खराब है भाई। क्या ये सब प्रॉब्लम्स वाकई में इतनी बड़ी है कि इनके चलते आप अपना मूड खराब कर दें और अपने पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी भी? दोस्तों आज आप एक काम करें, आज एक दिन में आपने कितनी चीजों को लेकर कंप्लेन किया और कितनी चीजों की वजह से अपना मूड खराब किया, ये एक जगह पर लिख के जरूर देखिएगा और अपने आप से पूछिएगा कि क्या इन चीजों को लेकर अपना मूड खराब करना जरूरी था। दोस्तों कंप्लेन से मुझे एक अच्छी खासी कहानी याद आई, बेन फॉर्टसन की। दोस्तों बेन फॉर्टसन नाम का एक लड़का था जो जॉर्जिया में रहा करता था। 1929 के एक रोड एक्सीडेंट में उसने अपने दोनों पैर गंवा दिए। उसकी उम्र तब बस 24 साल की थी और 24 साल की उम्र में वो पूरी जिंदगी व्हीलचेयर में ही काटने को विवश हो गया। हादसे के शुरुआती दिनों में तो वो बहुत दिन तक उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया, हर वक्त डिप्रेस रहा करता था, हमेशा किस्मत को कोसता रहता था। कोई उसे सिंपैथी दिखाता तो उसे अपनी बेइज्जती समझकर और ज्यादा भड़क जाता था। बट धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ उसे ये रियलाइज हुआ कि हाँ ठीक है, बहुत बड़ा लॉस तो हुआ, बट इसके लिए कब तक रोता रहे? लोग उससे अच्छे से बात करते थे तो एटलीस्ट वो उन्हें पलटकर ढंग का रिप्लाई तो दे ही सकता था, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव तो रख ही सकता था, वरना ऐसे ही चिढ़ते चिढ़ते कहीं उसकी बाकी बची हुई जिंदगी भी पार ना हो जाए। नहीं, वो इस रोड एक्सीडेंट को अपनी पूरी जिंदगी का सच नहीं बनने देगा। उसी दिन से उसका एटीट्यूड बदल गया। हाँ पैर ना होने की वजह से वो अब फिजिकल काम तो नहीं कर सकता था, तो क्या उसे न जाने कब से किताबें पढ़ने का मन था, बट काम की वजह से उसे कभी वक्त ही नहीं मिल पाता था। अब पैर ना होने की वजह से फायदा ये था कि उसके पास बैठकर पढ़ने के लिए बहुत वक्त था, कोई उसे कुछ और करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता था। तो अब उसने किताबें पढ़ना शुरू किया और ऐसे ही एक एक करके किताबें पढ़ते पढ़ते 14 साल निकल गए और इन 14 सालों में उसने तकरीबन 1400 किताबें पढ़ ली। इन किताबों ने उसका जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल डाला। वो अब ज्यादा खुश रहने लगा था, अपनी उम्र से ज्यादा जवान दिखने लगा था, म्यूजिक से भी अब उसका लगाव हो गया था। कुदरत की चीजें जो उसे पहले बहुत बोरिंग लगती थी अब उन्हीं में उसे सुकून दिखने लगा था। छोटी छोटी चीजों की अहमियत हो गई थी उसे, और वो सारी चीजें जो उसके लिए पहले मायने रखती थी, रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी जरूरतें, वो सब अब उसे बेकार लगने लगी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, किताबें पढ़ने की वजह से उसका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी जागा और धीरे धीरे पॉलिटिकल किताबें पढ़ के उसने पब्लिक की प्रॉब्लम समझी। व्हील चेयर पर ही बैठे बैठे उसने स्पीचेस दी, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई। और ऐसे ही उसके नॉलेज के चलते एक दिन उससे जॉर्जिया स्टेट का स्टेट सेक्रेटरी चुन दिया गया। देखा दोस्तों कैसे बेन फॉर्टसन ने अपने इतने बड़े नुकसान में भी अपना फायदा ढूंढ निकाला। दोस्तों मशहूर ऑथर बॉलीमो ने ये कहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट टू कैपिटलाइज ऑन योर गेन्स, एनी फूल कैन डू दैट, द रियल इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्रॉफिट फ्रॉम योर लॉसेस। मतलब कि अपने मुनाफे से अपना फायदा निकालना तो कोई भी बेवकूफ कर सकता है, असली परख तो तब होती है जब आप अपने नुकसान से भी फायदा निकाल लेते हैं। डर से ना डरे। दोस्तों गिल ईगल्स का एक कोट है, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट बी विलिंग टू बी अनकंफर्टेबल। मतलब कि अगर आपको लाइफ में कुछ हासिल करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, चैलेंजेस लेने होंगे, अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। दोस्तों दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग अपने डर से नहीं डरते, चैलेंजेस से नहीं डरते और एक्शंस लेते रहते हैं। यही फर्क है आम इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान में, कि एक आम इंसान चुनौतियों से डर के पीछे हट जाता है, जबकि एक सक्सेसफुल इंसान कदम कदम पे खुद को चैलेंज करता है। बहादुर वो नहीं होता दोस्तों जिसे डर नहीं लगता, बहादुर वो होता है जो अपने डर का डट कर सामना करता है। हम सबको किसी न किसी चीज से डर जरूर लगता है। किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, किसी को नए लोगों से बात करने में डर लगता है, किसी को नए दोस्त बनाने में डर लगता है, किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करने से डर लगता है। दोस्तों ये डर तभी आता है जब हम अपने कंफर्ट जोन में घुसे रहते हैं और चैलेंजेस लेने की हिम्मत नहीं करते। दिमाग में आता है कि अरे क्यों करना है यार, क्या पता बेइज्जती हो जाए, क्या पता फेल हो जाऊं, अच्छी खासी लाइफ चल रही है, क्यों रिस्क लूं। मगर दोस्तों अगर आप डर का सामना नहीं करेंगे तो आप उन सब से पीछे रह जाएंगे जो उस डर का सामना करके आपसे आगे निकल जाएंगे। फिर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होगी, आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। आपको एक कहानी बताता हूँ दोस्तों। एक ऐसे कंपनी
कंपनी की जिसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। कहानी है मशहूर पिज्जा कंपनी डोमिनोज की। दोस्तों 2009 में जब डोमिनोज के ब्रांड इमेज की धज्जियां उड़ गई थी और कस्टमर ब्रांड प्रेफरेंस सर्वे में उसे लास्ट रैंक दिया गया था और हर जगह पर उसके क्वालिटी को लेकर नेगेटिव रिव्यूज थे, तब कंपनी के सीईओ ने काफी सारे ब्लॉग पोस्ट्स को पढ़ा और इसके पीछे बहुत सारे रिसर्च किए। तो उसे पता लगा कि कस्टमर्स उनके पिज्जा को कितना ज्यादा भला बुरा कह रहे हैं, उसके टेस्ट को लेके, उसकी क्वालिटी को लेके। तो जानते हैं दोस्तों कि इसके बाद उसके सीईओ ने क्या किया? उसने मीडिया में जाके पब्लिकली ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत खराब है, हम अच्छी क्वालिटी के पिज्जा नहीं बना पा रहे हैं। दोस्तों बहुत बड़ा रिस्क था ये, खुद जाके अपनी कंपनी के वीकनेस को पब्लिकली एक्सेप्ट करना। कोई दूसरा होता तो डर के पीछे हट जाता, क्योंकि इससे उसकी ब्रांड इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ सकता था। लेकिन इसके साथ ही डोमिनोज के सीईओ ने कैमरा के सामने ही अपने पुराने कस्टमर्स जिन्होंने डोमिनोज के बारे में नेगेटिव रिव्यूज दिए थे उन्हें वहां पर बुलाया और वहीं कैमरा के सामने ही उन्हें पिज्जा खाकर रिव्यू देने को कहा। कस्टमर्स वहां आए, पिज्जा को टेस्ट किया और उसकी जमकर बुराई की। डोमिनोज के सीईओ ने वो सारे फीडबैक्स को नोट करवाया और पब्लिकली सबके सामने ये वादा किया कि वो बहुत जल्द ही इन नेगेटिव रिव्यूज को पॉजिटिव में बदल देंगे। इसके बाद अगले 18 महीने में डोमिनोज के पूरे स्टाफ ने रात दिन मेहनत की और डोमिनोज पिज्जा के टेस्ट और क्वालिटी को कस्टमर्स के फीडबैक्स के अकॉर्डिंग पूरी तरह बदल डाला। फाइनली 18 महीने बाद उन्होंने फिर से उन्हीं कस्टमर्स को वापस बुलाया, कैमरा के सामने उन्हें पिज्जा को खाकर फीडबैक देने को कहा। और इस बार वही कस्टमर जिन्होंने कुछ महीने पहले ही इस पिज्जा की बुराई की थी, वो अब डोमिनोज पिज्जा की तारीफों के पुल बांध रहे थे। तो दोस्तों 18 महीने बाद डोमिनोज ने अपने सर पे लगे दाग को कड़ी मेहनत से पूरी तरह धो डाला और कस्टमर्स के लिए फिर से वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पिज्जा का ब्रांड बन गया। ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि डोमिनोज ने अपने टाइम के साथ मिले चैलेंज को एक्सेप्ट किया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने आप को पूरी तरह बदल डाला। यही होता है दोस्तों कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फायदा। तो इसीलिए दोस्तों अपने डर से ना डरे, उसका सामना करें, क्योंकि डर के आगे जीत है। हार से ना डरे। दोस्तों कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलने का और चैलेंजेस एक्सेप्ट ना करने का सबसे बड़ा रीजन होता है हार का डर, फेलियर का डर। कहीं मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा। दोस्तों जब एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा होता है तो वो बार बार गिरता है मगर फिर उठकर भागता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर भागता है। तब उसके दिमाग में ये नहीं होता कि कहीं लोग मुझे देख तो नहीं रहे, कहीं वो मुझे गिरता देखकर मेरी हंसी तो नहीं उड़ा रहे, क्योंकि उसके पास इतनी सोचने की शक्ति होती ही नहीं है। बट जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसकी सोचने की शक्ति में सोसाइटी का डर बैठने लगता है। वो नई चीजें कोशिश करने से डरता है, ये सोचकर कि कहीं लोग मुझे देख रहे हैं तो मेरा मजाक तो उड़ाएंगे, कहीं कुछ बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों आइंस्टाइन ने कहा है, एनीवन हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। मतलब कि जिसने कभी कोई गलती की ही नहीं है वो बस ऐसा ही इंसान हो सकता है जिसने कभी कुछ नया करने की कोशिश की ही नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है दोस्तों कि आप जब भी कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो आपसे गलती जरूर होगी। गलती से ही हम सीखते हैं। गलती करना सक्सेस तक पहुंचने का एक बहुत जरूरी स्टेप होता है, इसीलिए गलतियों से आपको पीछे नहीं हटना है, हार नहीं माननी है। दोस्तों एल्बर्ट ह्यूबर्ट ने कहा है, द ग्रेटेस्ट मिस्टेक अ पर्सन कैन मेक इज टू बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग वन। यानी कि गलती करने से डरना ही एक इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों आपने एक लकड़हारा को पेड़ काटते हुए देखा है? जब वो एक मोटा तना काट रहा होता है तो पहली ही चोट पे वो पेड़ नहीं कटता, करीब कुछ 40-50 बार चोट मारने के बाद ही वो कटता है। तो अगर वो 50 बार चोट मारने के बाद कटा तो क्या शुरुआत के 49 चोट बेकार थे? सिर्फ वो 50वां चोट ही जरूरी था? नहीं दोस्तों, हर वो वार शुरुआत से लेकर 49वें चोट तक उस लकड़हारे को उसकी सक्सेस के, उसके 50वें चोट के करीब लाता गया। धीरे धीरे करते करते वो पेड़ कटता गया और आखिरी वार में वो पूरा कट गया। ठीक उसी तरह दोस्तों आपकी हर कोशिश, हर फेलियर आपके सक्सेस की ओर आपका बढ़ता हुआ कदम है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दोस्तों, उन्होंने तकरीबन 1000 बार फेलियर्स का स्वाद चखा होगा, तब जाके वो सक्सेसफुल हुए, क्योंकि वो बार बार फेलियर से गिरे जरूर मगर फिर उठ खड़े हुए। दोस्तों मशहूर बेसबॉल प्लेयर हैंक एरन ने अपने जबरदस्त स्पोर्ट्स करियर में 755 होम रन्स बनाए। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके करियर में उन्होंने 1353 बार स्ट्रक आउट किया है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल बार उन्होंने मिस किया है, फेलियर का स्वाद चखा है। बट फिर भी लोग उनके होम रन्स के लिए उन्हें याद रखते हैं, उनके फेलियर्स या मिसेस के लिए नहीं। पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन, जबरदस्त करियर, बट उनकी भी शूटिंग परसेंटेज मात्र 50% ही थी। यानी कि अपने पूरी करियर में अगर वो 100 बार खेले तो 50 बार हारे हैं, मगर लोग उन्हें उन गेम्स के लिए याद रखते हैं जो वो जीते हैं। दोस्तों फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार हारे, क्योंकि जब आप जीतोगे तो लोग आपकी जीत को याद रखेंगे, हार को कोई याद नहीं रखेगा। दोस्तों कामयाब वो नहीं होता जो हर बार जीतता है, कामयाब वो होता है जो चाहे कितनी बार भी हारे फिर भी जीत तक पहुंचे बिना हार नहीं मानता। फेलियर इज नॉट परमानेंट, गिविंग अप इज। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की समरी पसंद आई होगी और आज के बाद आप भी बिन बात पे बात पे हर बात पे रोना धोना बंद कर देंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय।